गुड मॉर्निंग। सरस्वती ज्ञान गंगा के डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। राजस्थान के इतिहास की एक विशेष श्रृंखला हम पढ़ रहे थे जो एसटीसी डीएलएड के अलावा भी रीट, पटवार व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इस विषय को हम इस प्रकार से कवर कर रहे हैं ताकि सभी प्रकार के छात्रों को इसमें मदद मिले। और इस श्रृंखला में, इतिहास की इस विशेष श्रृंखला में हमने जो है कुंभा तक की बात पढ़ ली थी। आज विशेष रूप से महाराणा कुंभा के बारे में बात करने वाले हैं। महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासकों में से एक हैं। महाराणा कुंभा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा का जो काल है, राज्य काल है, वो मेवाड़ राज्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्वर्णिम काल कहने का कई सारे कारण हो सकते हैं। महाराणा कुंभा का जो शासन काल आता है वो लगभग 1433 से 1468 ईस्वी के मध्य रहा था। 1433 से 1468 ईस्वी के मध्य महाराणा कुंभा का शासनकाल रहा था। इस शासनकाल में महाराणा कुंभा के द्वारा कई सारे कार्य किए थे। देखो, महाराणा कुंभा का काल यदि स्वर्णिम काल है, महाराणा कुंभा से संदर्भित कुछ बातें हमने पहले पढ़ ली थी। जैसे महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियाँ कौन कौन सी, इसके बारे में हमने पढ़ा। महाराणा कुंभा की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम महाराणा कुंभा को परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से देखेंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो पूरे महाराणा कुंभा को जो है हम 3 भागों में बांट करके पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 जिसमें हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा से संदर्भित प्रमुख युद्ध या संधियां हो सकती है। नंबर 2 भाग में महाराणा कुंभा के द्वारा स्थापत्य कला में क्या योगदान दिया गया, उस विषय में हम बात करेंगे। और नंबर 3 महाराणा कुंभा के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। साहित्य क्षेत्र में उन्नति जो है क्या क्या हुई, इस पर हम बात करने वाले हैं। जो पहला बिंदु है, यदि हम इसकी बात करें तो महाराणा कुंभा ने जैसे ही 1433 में इनका राज्याभिषेक हुआ, क्योंकि हमें पता था महाराणा कुंभा के जो पिता थे वो थे मोकल, और मोकल की हत्या 2 दासी पुत्रों ने कर दी थी, चाचा और मेरा ने। चाचा और मेरा ने मोकल की जो हत्या वो झीलवाड़ा में, क्षमा करें, महाराणा मोकल की जो हत्या है वो झीलवाड़ा के अंदर चाचा और मेरा के द्वारा कर दी गई। तब महाराणा कुंभा अपने आप को मेवाड़ के महाराणा घोषित करते हैं। और महाराणा घोषित करने के साथ साथ ही सबसे पहले महाराणा कुंभा रणमल के सहयोग से अपने पिता के हत्यारों का बदला लेते हैं। और मोकल की हत्या का बदला लेने के लिए रणमल को जो है चाचा और मेरा का दमन करने के लिए भेजा जाता है, और चाचा और मेरा की हत्या रणमल के द्वारा करवा दी जाती है। उसके बाद महाराणा कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर विराजते हैं और अपना राज्य प्रारंभ करते हैं। लेकिन यदि अपन युद्ध और स्थितियों में देखें तो मेवाड़ जो राज्य था, मेवाड़ राज्य की उस समय की स्थिति में मेवाड़ के पास में इधर एक राज्य था, इसका नाम था मालवा। और मालवा को जो सुल्तान था उस समय, जिसका नाम होता था महमूद खिलजी। ये आपको नाम याद रखना है, महमूद खिलजी। ये कई परीक्षा में पूछा जा चुका है। और दूसरी तरफ महाराणा कुंभा के इधर एक राज्य था, इसका नाम हुआ करता था नागौर। और तीसरी तरफ महाराणा कुंभा का जो एक और दुश्मन हुआ करता था गुजरात राज्य का जो सुल्तान हुआ करता था उसका नाम था कुतुबुद्दीन शाह। और नागौर में जो सुल्तान हुआ करता था उसका नाम था शम्स खां। ये तीनों तरफ महाराणा कुंभा के मुस्लिम साम्राज्य थे और निश्चित रूप से इनसे इनको परेशानी होने वाली थी। इस घटनाक्रम को यदि देखते हैं तो महाराणा कुंभा की जो पहली बात, हमने जब ये उनकी महाराणा कुंभा से पहले के जो वंशज थे उनकी मारवाड़ और मेवाड़ के जो एक विशेष रूप से उनमें अनबन चल रही थी, उस अनबन को खत्म किया महाराणा कुंभा ने और उनकी दादी हंसाबाई ने। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और एक संधि कर ली थी सबसे पहले, उस संधि का नाम था आंवल बांवल की संधि। ये मैं पीछे बता चुका हूँ। आंवल बांवल की संधि जो है विशेष रूप से मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारण के संदर्भ में हुई थी। ये बात हम पहले कर चुके हैं। मेवाड़ और मारवाड़ जो रियासत है, उस मारवाड़ रियासत में कहाँ किसकी सीमा होगी, इस संदर्भ में एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम था आंवल बांवल की संधि। और आंवल बांवल में मेवाड़ के जो शासक थे वो महाराणा कुंभा थे, और उधर मारवाड़ के जो शासक थे वो महाराजा जोधा थे। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो जोधा और कुंभा के बीच एक संधि होती है, इसका नाम है आंवल बांवल की संधि। उसके बाद में मैंने बताया था कि एक पड़ोसी राज्य, इसका नाम था मालवा। मालवा में
आपस में कई बार लड़ाइयाँ हुई थी। उन लड़ाइयों का कारण एक तो ये था, जब महाराणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या की चाचा और मेरा ने, तब इनका एक सहयोगी था, इसका नाम था महपा पवार। महपा पवार नाम ये याद रखना है, चाचा और मेरा का सहयोगी महपा पवार। तो जब चाचा और मेरा की हत्या कर दी जाती है रणमल के द्वारा, तो महपा पवार भाग करके इस वाले मालवा वाले भाग में मालवा के महमूद खिलजी के पास में आकर के शरण लेते हैं। महमूद खिलजी, मैं इसको एम के लिख रहा हूँ, एम फॉर महमूद, के फॉर खिलजी। महमूद खिलजी के पास में शरण लेने के कारण जो है महाराणा कुंभा इनसे नाराज था, और एक तो लड़ाई का कारण ये बना, इसके कारण महमूद खिलजी में और महाराणा कुंभा में जो है लड़ाई होना एक अवसंभावी हो गया था। कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि महमूद खिलजी ने महाराणा कुंभा पर 5 बार आक्रमण किए। इतिहासकार फरिश्ता तो ये बताते हैं कि लगभग 5 बार आक्रमण किए, उन 5 बारों में सफल नहीं हुआ। लेकिन उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है उस युद्ध का नाम है, वो नाम हमें परीक्षा के लिहाज से ध्यान रखना है, और उस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। युद्ध का नाम आपको मिलेगा इतिहास में सारंगपुर का युद्ध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो तवारीख मिलती है वो 1437 ईस्वी मिलती है, ये भी बात अपने को ध्यान में रखनी है। देखो, हम जो युद्ध पढ़ रहे हैं उस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर का जो युद्ध है जिन 2 शासकों के बीच में हुआ, वो एक का नाम इधर मिलेगा आपको कुंभा, और दूसरी तरफ मिलेगा महमूद खिलजी। महमूद खिलजी, महमूद खिलजी शासक है कहाँ का? मालवा का। तीसरी बात, तो सारंगपुर के इस युद्ध में महमूद खिलजी और कुंभा में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में विजय जो होती है वो महाराणा कुंभा की हो जाती है, और महमूद खिलजी जो इस युद्ध में हार जाता है। हारने के बाद में इतिहास में इससे कई सारे प्रमाण मिलते हैं। विजय स्तंभ प्रशस्ति जो मिलती है, उस विजय स्तंभ प्रशस्ति में लिखा गया है कि सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी के हार जाने के बाद उसको 6 महीने तक बंदी बना लिया गया था, और फिर उसके बाद में कई मिन्नतों के बाद महमूद खिलजी को वापस छोड़ दिया गया था। कई सारे इतिहासकार, कर्नल टोड जो है महाराणा कुंभा की इस काम को, यानी महमूद खिलजी को वापस बंदी बनाने के बाद भी छोड़ देने को जो है अदूरदर्शिता कहते हैं। जबकि दशरथ शर्मा जो राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें महाराणा कुंभा की जो उदारता थी इस वजह से उसको छोड़ दिया। वो अलग अलग इतिहासकारों की अपनी एक मत हो सकता है। तो विजय कुंभा होता है, और कुंभा होने के बाद में महमूद खिलजी को 6 माह के लिए बंदी बना लिया जाता है। ये भी बात अपने को ध्यान रखनी है। आगे होता क्या है, महमूद खिलजी के इस बंदी बनाने के बाद, छोड़ देने के बाद में महमूद खिलजी फिर स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र होने के बाद में एक बार फिर से जो है आक्रमण करने के लिए तैयार होता है। तो कहते हैं कि महमूद खिलजी ने इसके बाद में एक बार फिर कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, और कुंभलगढ़ के पास में एक माता है, माता का नाम मिलता है बाण माता। बाण माता, उस बाण माता मंदिर को तुड़वा दिया था, मूर्ति को तुड़वा करके। कई सारे इतिहासकार इस बात का उल्लेख करता है कि मूर्ति को तुड़वा करके कसाईयों को उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े बांट दिए थे, और उन कसाईयों ने उस मूर्ति के टुकड़े के बदले उस मांस को बेच करके बेचा करते थे। ऐसा काम उन्होंने किया। वहाँ भगवान नंदी, शिव के एक नंदी की प्रसिद्ध मूर्ति थी, नंदी की मूर्ति को तुड़वा करके उसका चूना बनवा करके कई सारे राजपूतों को उसका पान खिलवाया। ऐसा भी इसके बारे में उल्लेख मिलता है, ऐसा इतिहासकार फरिश्ता लिखता है। तो इस तरह से 6 बार 5 बार आक्रमण किए, लेकिन 5 बार में वो सफल नहीं हो पाता है। अगली जो इसकी महत्वपूर्ण जो जीत है या उसका अभियान है, उस अभियान के बारे में यदि हम बात करें, और एक चीज़ और रह गई थी, सारंगपुर के युद्ध के बाद में जो महाराणा कुंभा जीता था, तो उस जीत के बाद में उसने चित्तौड़गढ़ किले में एक स्तंभ बनवाया था जिसका नाम था विजय स्तंभ। इस पर हम आगे स्थापत्य कला में बात करने वाले हैं, अभी इसको केवल यहीं छोड़ देते हैं। तीसरी इनकी युद्ध और संधि में यदि अपन बात करें तो उनका एक अभियान था, इसका नाम था नागौर अभियान। नागौर अभियान में हुआ क्या था, नागौर अभियान के में लगभग यदि अपन देखें तो इस नागौर अभियान के अंदर नागौर जो राज्य था, नागौर का जो शासक था वो शम्स खां था, और शम्स खां का एक भाई था मुजाहिद खां या मुजाहिद, ऐसा नाम मिलता है। तो शम्स खां और मुजाहिद में आपसी संबंध में लड़ाई हुई नागौर का शासक बनने के लिए। तो उस लड़ाई के अंदर उत्तराधिकार के संघर्ष में महाराणा कुंभा ने सहयोग किया शम्स खां का। शम्स खां को कहा कि भाई तू मेरी यदि 3-4 बातें मान ले तो मैं तेरी मदद कर सकता हूं। तो कुंभा ने शम्स खां के सामने जो शर्तें रखी, उन शर्तों पर शम्स खां राजी हो गया। शर्तें इस तरह से थी कि एक तो तू नागौर के किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा, दूसरी गो हत्या नहीं करवाएगा, तीसरा
जो भी कोई इस तरह का राजनीतिक फैसला लेगा वो मुझसे पूछे बिना नहीं लेगा। इस तरह के कई सारे काम थे। तो शम्सकां उस समय शम्सकां को जरूरत थी तो उसने कुंभा की सारी बातें मानी और कुंभा के सहयोग से शम्सकां राजा बना नागौर का। लेकिन राजा बनते ही वह धीरे धीरे भूलने लगा। शम्सकां की मदद, मैंने कहा था कुंभा के तीनों और जो हैं 3 दुश्मन थे। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था मेवाड़, इधर है हमारे पास गुजरात, और इधर जो था वो मालवा, और इधर जो है हमारे पास नागौर। तो नागौर का जो अब शासक बनवा दिया किसको? शम्सकां को। जब नागौर का शम्सकां शासक बन गया तो नागौर के शम्सकां ने हाथ मिलाया गुजरात के कुतुबुद्दीन से। कुतुबुद्दीन की सहयोग से ये अपने उस दिए हुए वचन को भूलने लगता है और नागौर के किले के अंदर निर्माण कार्य करवाने लगता है, गायों की हत्या करवाना शुरू कर देता है। इस बात का दंड देने के लिए महाराणा कुंभा आक्रमण करते हैं शम्सकां पर। कहते हैं कि कुतुबुद्दीन और शम्सकां दोनों की संयुक्त सेना को जो है महाराणा कुंभा ने पराजित कर दिया और नागौर को तहस नहस कर दिया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बात लिखी है कि महाराणा कुंभा ने नागौर को जो है चरागाह में तब्दील कर दिया था। इस तरह की स्थिति पैदा करती जहां जानवर चरे। यानी कहने का मतलब है नागौर का पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, उसको समाप्त कर दिया और शम्सकां को यहाँ से भागना पड़ा था। इस तरह से जो है महाराणा कुंभा ने नागौर को भी जीत लिया था और यह घटना लगभग 1456 के आसपास की उपलब्ध होती है। उसके बाद देखो आगे यदि हम देखें, आंवल बांवल की संधि, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का उसमें सुलझा लिया गया। सारंगपुर का युद्ध हुआ जिसमें महमूद खिलजी को हराया गया। तीसरा नागौर अभियान हुआ 1456 में। 1456 के बाद में एक और महत्वपूर्ण जो संधि, उस संधि का नाम है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। चंपानेर की संधि का भी जो समय मिलता है वो लगभग 1456 की ईस्वी का आसपास का मिलता है। इस चंपानेर की संधि जो हुई थी वो हुई थी मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी। मालवा का जो सुल्तान था वो कौन था? महमूद खिलजी। और गुजरात का जो सुल्तान था कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात का जो सुल्तान है वह मिलेगा आपको कुतुबुद्दीन। इन दोनों ने क्या किया? दोनों ने हाथ मिलाया और विचार किया कि यदि हमारी दोनों की सेना मिले और दोनों एक तरफ से जो है गुजरात से आक्रमण करे और दूसरी तरफ मालवा से आक्रमण करे तो हम महाराणा कुंभा को हरा सकते हैं। दोनों ने सपना देखा और सपने में विचार किया कि भाई हम दोनों यदि आक्रमण करेंगे तो इधर से जितने तक मैं पहुंचूंगा उधर उधर का मेवाड़ मेरा और इधर इधर का मेवाड़ तेरा। बड़ा गजब का विचार आया इनको बैठो को, और इन्होंने दोनों ने हाथ मिलाया और हाथ मिला करके संधि की। और जिस जगह वो संधि वो जो जगह है वो चंपानेर है, इसलिए ये चंपानेर की संधि प्रसिद्ध है। अब परीक्षा में कई बार प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि चंपानेर की संधि किसके विरुद्ध हुई थी? ऑप्शन में मिलेगा महमूद खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शम्सकां या महाराणा कुंभा। तो यदि शब्द आता है विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब किसके खिलाफ हुई थी? महाराणा कुंभा के खिलाफ। प्रश्न यदि घूम करके आ जाए कि चंपानेर की संधि किन किन के बीच में हुई थी तो जवाब में आपको ध्यान रखना है महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह। ये दोनों मालवा और गुजरात के शासक थे और विरुद्ध किसके की थी? कुंभा के विरुद्ध की थी। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इस कुंभा के विरुद्ध की गई संधि में ये आक्रमण भी करते हैं, लेकिन इस आक्रमण को कुंभा सफल नहीं होने देता है और इस युद्ध को जो है विफल कर देता है और दोनों सुल्तानों को हारना पड़ता है। इस तरह से महाराणा कुंभा जो है किसी युद्ध में हार का सामना नहीं करते हैं। अपनी चतुराई से, युद्ध कौशल से, रणनीति से, निडरता से और मेवाड़ के उन वीर योद्धाओं और सामंतों के सहयोग से जो है सारे आसपास के राजनीतिक क्षेत्र को सुधार करके रखते हैं। इस तरह से महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है वो राजनीतिक लिहाज से एक तरह से स्वर्णिम काल गुजरा। उनको कहीं पर भी जो है इस तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ा यदि हम इस परिप्रेक्ष्य को देखते हैं। फिर से देखते हैं, देखो परीक्षा के लिहाज से 3-4 बातें महत्वपूर्ण हैं राजनीति में। एक आंवल बांवल की संधि हुई जो मेवाड़ मारवाड़ के बीच में हुई सीमा निर्धारण के लिए। उस समय में महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक थे और मारवाड़ के शासक कौन? राव जोधा थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम हुआ कुंभा के काल का, एक युद्ध का नाम आता है सारंगपुर का युद्ध। और ये जो सारंगपुर का युद्ध है वो 1437 ईस्वी का उल्लेखित है। और इस युद्ध के उपरांत में, युद्ध भी इम्पोर्टेंट है, युद्ध में महाराणा कुंभा ने विजय हासिल की और इस विजय को स्थायी बनाने के लिए कुंभा ने चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ पर हम आगे बात करने वाले हैं।
तीसरी जो महत्वपूर्ण है वो नागौर अभियान किया, ये भी लगभग 1456 ईस्वी का मिलता है। और उस नागौर अभियान में जो दो लोग मिलते हैं, एक महत्वपूर्ण जो व्यक्ति मिलता है वो है शम्स खां। शम्स खां की पहले महाराणा कुंभा मदद करते हैं, मदद करने के बाद में शम्स खां जब एहसान फरामोश हो जाता है तो उसकी एहसान फरामोश की का बदला लेने के लिए महाराणा कुंभा को उन पर आक्रमण करना पड़ता है, और आक्रमण करके नागौर को जो है चरागाह विहीन कर दिया था या चरागाह बना दिया था, ऐसा कुंभलगढ़ प्रशस्ति और इस विजय स्तंभ प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद में चौथा महत्वपूर्ण है चंपानेर की संधि, और ये चंपानेर की संधि में दो दुश्मन, महाराणा कुंभा के दो दुश्मन मिलते हैं, एक मालवा और गुजरात आपस में दुश्मन मिल जाते हैं और कुंभा पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं कुंभा के विरुद्ध, लेकिन कुंभा उनको उनके उस मंसूबे में सफल नहीं होने देता है, इस युद्ध को वह असफल कर देता है अपनी कूटनीति से। इस तरह से चंपानेर की संधि भी असफल हो जाती है, नागौर का अभियान सफल रहता, सारंगपुर का युद्ध सफल रहता, आंवल बांवल की संधि से मेवाड़ मारवाड़ में कई वर्षों तक शांति कायम रहती है। तो इस लिहाज से महाराणा कुंभा का जो राजनीतिक वो जीवन है या राजनीतिक कालखंड वो स्थिरता की दृष्टि लिए हुए हैं, इस लिहाज से इसको हम स्वर्ण काल कह सकते हैं। अब हम दूसरा जो बिंदु है मेवाड़ का, महाराणा कुंभा का, वो है स्थापत्य कला। इनको आप एक बार देख लेवे, वीडियो को रोक करके और उतार लेवे, मुझे इनको मिटाना पड़ेगा। जब हम स्थापत्य कला की ओर चलते हैं तो उसमें देखो महाराणा कुंभा के संदर्भ में एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है कवि राजा श्यामल दास। इतिहासकार का नाम क्या? महाराणा कुंभा की हम बात करेंगे अब स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला, यदि हम स्थापत्य कला की बात करें, स्थापत्य कला में मैंने कहा था कवि राजा श्यामल दास का नाम उल्लेखनीय है। श्यामल दास ने ग्रंथ लिखा, ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। ग्रंथ का नाम मिलेगा आपको वीर विनोद, और इस वीर विनोद के अंदर जो इतिहास है वो इतिहास किसका है? मेवाड़ राज्य का इतिहास है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेवाड़ राज्य का इतिहास है, मेवाड़ राज्य का इतिहास। इस मेवाड़ राज्य के इतिहास में इस ग्रंथ के अनुसार कहते हैं कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के अंदर जो 84 दुर्ग है, उन 84 दुर्गों में से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। दुर्गों का निर्माण जो है वो कुंभा ने करवाया था, ऐसा दावा करते हैं। कौन करते हैं? कविराज श्यामल दास करते हैं। किस ग्रंथ में करते हैं? वीर विनोद में। ये कई परीक्षाओं में प्रश्न आ गया था, पर असल में ऐसे दुर्ग जो हैं 32 मिलेंगे नहीं आपको, कई छोटे मोटे होंगे, उनको सबको सम्मिलित किया हुआ। लेकिन यदि अपन दुर्गों की बात करें उन 32 दुर्गों में से, तो महत्वपूर्ण दुर्ग मिलेंगे अपने को कुंभा के द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग। यदि अपनी इस बात को देखें, कुंभा निर्मित प्रमुख दुर्ग, इसको यदि हम देखें प्रमुख दुर्ग, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो दुर्ग मिलेगा आपको, देखो कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों में एक दुर्ग है, इसका नाम मिलेगा अचलगढ़। और अचलगढ़ है कहाँ पर? सिरोही में। एक और किला है जिसका नाम मिलेगा आपको बसंतगढ़। बसंतगढ़ या बासंती दुर्ग भी इसका नाम मिलता है, बासंती दुर्ग। ये भी कहाँ मिलेगा? सिरोही में। इसके अलावा महाराणा कुंभा के काल में अचलगढ़ है, बासंतीगढ़ हो गया। तीसरा यदि हम बात करेंगे तो वो मिल जाएगा आपको भूमट का दुर्ग। इसके अलावा यदि चौथा हम बात करें तो वो मिल जाएगा आपको बेराट का दुर्ग। बेराट भी मिलता है। ये जो दोनों किले हैं ये भीलवाड़ा जिले में है, भीलवाड़ा में है। एक बदनौर में है और एक भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। इसके बाद में यदि अपन बात करें 5वां नंबर के, तो वो मिलेगा आपको चित्तौड़गढ़ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ का निर्माण नहीं करवाया था। इसलिए ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता यदि आपको पूछ ले, आधुनिक निर्माता, तो वो कौन नाम लिखना है आपको? महाराणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ के जो आधुनिक निर्माता यानी चित्तौड़गढ़ के आधुनिक जितने भी महल थे, तालाब थे, सराय थी, उन सब का निर्माण जो है अधिकांश समय महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। प्रमुख मंदिरों का उसमें निर्माण, तो चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा होंगे। नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण कुंभा के द्वारा जो किला बनवाया गया था, उस किले का नाम है कुंभलगढ़। ये बड़ा महत्वपूर्ण किला है, कुंभलगढ़ का दुर्ग। वैसे अपन जब कुंभलगढ़ के बारे में राजस्थान के गढ़ पढ़ेंगे या दुर्ग पढ़ेंगे, उसमें भी थोड़ा डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर हम कुंभलगढ़ के बारे में कुछ एक चीज़ें हैं जो देखते हैं। देखो पहले एक बार इन 4-5 किलो के बारे में देख लेते हैं। एक बार
परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, तो वहां ऐसे 4-5 दुर्ग देंगे आपको। तो बेराट है, भोमट है, बसंतगढ़ है, अचलगढ़ है। अब हम और में तो सब में सोच लेंगे, लेकिन सोचेंगे बेराट की तो हमने सभ्यता पढ़ी और बेराट है कहाँ पर है, जयपुर में, तो हम वहां पर गड़बड़ कर सकते हैं प्रश्न को। इसलिए अपने को यह ध्यान रखना है कि बेराट का दुर्ग भी जो है वो भीलवाड़ा में है, किला है भोमट भी भीलवाड़ा में है, बसंतगढ़ या बासंती दुर्ग सिरोही में है, अचलगढ़ सिरोही में है, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ में है, और कुंभलगढ़ है कहाँ पर, राजसमंद में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम विशेष रूप से थोड़ा कुंभलगढ़ पर फोकस करते हैं। ये 5-6 दुर्ग आपको विशेष रूप से 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण श्यामल दास के अनुसार करवाया, और उन 32 में से हमने कुछ 5-6 के नाम है जो परीक्षा के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण है। फिर से कह रहा हूँ, अचलगढ़ का दुर्ग सिरोही में है, बसंतगढ़ का दुर्ग भी सिरोही में है, भोमट बेराट का जो दुर्ग वो भीलवाड़ा में है। चित्तौड़गढ़ के लिए कहते हैं कि भाई चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता कुंभा है, और कुंभा ने अपने जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण किला बनाया वो कुंभलगढ़ बनाया था। यदि अपन बात करें कुंभलगढ़ के किले की, तो कुंभलगढ़ के बारे में, वैसे तो कुंभलगढ़ का जो किला है वो कई सारी पहाड़ियों पर बना हुआ है, कई सारी पहाड़ियों पर, लेकिन उनमें से जो एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है, उस पहाड़ी का जो नाम मिलेगा, पहाड़ी का नाम वो मिलेगा आपको हेमकूट। पहाड़ी का नाम मिलेगा अपने को हेमकूट। ये भी अपने को ध्यान रखना है। कहते हैं कि कुंभलगढ़ की चारों ओर की जो प्राचीर है, प्राचीर का मतलब दीवार है, उस दीवार की जो लंबाई है वो लगभग 36 किलोमीटर है। ये राजस्थान की सबसे लंबी प्राचीरों में से एक है, या सबसे लंबी दीवारों में से एक है। कई सारी पुस्तकों और गाइडों में आपको मिल जाएगा कि चीन की दीवार के बाद में विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार कौन सी है, वो कुंभलगढ़ की दीवार है, ऐसा भी उल्लेख मिल सकता है। लेकिन इसका आपको लंबाई है लगभग 36 किलोमीटर। कुंभलगढ़ हेमकूट पहाड़ी पर है। कुंभलगढ़ में लगभग 9 द्वार हैं, बागड़ा पोल है, हनुमान पोल है, भैरव पोल है, ऐसे कई सारे द्वार हैं। इसके अलावा देखो कुंभलगढ़ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक तो इस कुंभलगढ़ के अंदर एक और अंतः दुर्ग है। इस अंतः दुर्ग की आकृति कटार या तलवार की जैसी है, इसे हम कहेंगे अंतः दुर्ग। कुंभलगढ़ के अंदर अंतः दुर्ग है, और इस अंतः दुर्ग का नाम है कटारगढ़। इस कटारगढ़ के बारे में एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि था, और अकबर के ज़माने में उसने ग्रंथ लिखा था अकबरनामा। उस अकबरनामा में इतिहासकार अबुल फजल कहते हैं कि राजस्थान का कुंभलगढ़ का जो मेवाड़, कुंभलगढ़ का जो कटारगढ़ है, इस कटारगढ़ को नीचे से ऊपर देखने में देखने वाले की पगड़ी गिर जाती है, ऐसा उल्लेख कटारगढ़ के बारे में करता कौन है, अबुल फजल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर और महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो है इसी में एक और महल है। इस महल का नाम है बादल महल। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, महल का नाम है बादल महल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बादल महल तो वैसे बूंदी में भी है, और भी आपको दुर्गों में बादल महल मिल जाएगा, लेकिन ये जो बादल महल है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें राजस्थान की धरा आन बान शान को अत्यधिक उच्च शिखर पर पहुंचाने वाले जो योद्धा जिनका नाम मिलता है महाराणा प्रताप, उन महाराणा प्रताप का जो जन्म होता है वो जन्म इसी बादल महल में होता है। बादल महल के अंदर एक कचहरी है, इसका नाम मिलेगा जूना कचहरी। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। इस जूना कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 ईस्वी को। 1540 ईस्वी को जो है महाराणा प्रताप का जन्म मिलेगा। कौन से महल में, बादल महल में। और बादल महल है कहाँ पर, कुंभलगढ़ में। कहते हैं कि इसकी जो प्राचीर है, इस प्राचीर पर लगभग 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। 4 घोड़ों को एक साथ एक लाइन में दौड़ाया जा सकता है, इतनी प्राचीर है, इतनी मजबूत है। इस किले के अंदर कई सारे मंदिर हैं, महल हैं, कई सारी आप उन्हीं को चीज़ें मिल सकती हैं। तो उन महलों के अंदर या मंदिरों में एक महत्वपूर्ण स्थान है, उस स्थान का नाम है मामदेव कुंड या मामादेव का कुंड। मामदेव कुंड, एक तो ये मामदेव कुंड क्यों प्रसिद्ध है, ये इसलिए प्रसिद्ध है कि इसी के पास में महाराणा कुंभा की समाधि है। महाराणा कुंभा की समाधि है, या यूं कहेंगे छतरी है। तो महाराणा कुंभा का जो अंतिम संस्कार है वो इसी कुंभलगढ़ किले में होता है। महाराणा कुंभा की मृत्यु कुंभलगढ़ में होती है, और इनकी छतरी भी कहाँ है, मामदेव कुंड में है। यहाँ पर एक जैन तीर्थों का स्थान है जिसको सतबीस देवरा भी कहते हैं। एक जैन तीर्थंकर तीर्थ स्थान है जिसे क्या नाम दिया गया है, सतबीस देवरा। ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर है,
और भी छोटे बड़े कई सारे मंदिर हो सकते हैं, पर ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा एक और महल है, उस महल का नाम महाराणा कुंभा की एक प्रसिद्ध रानी थी जिनका नाम था झालिया। ये मारवाड़ की प्रमुख रानी थी, महाराणा कुंभा इसको जीत करके लाए थे। तो ये जो झालिया रानी है, इस झालिया रानी का मालिया बनवाया था, मालिया कहते हैं छोटे महल को। तो झालिया रानी का जो मालिया है या झालिया रानी का मालिया या महल कौन से किले में है या कौन से दुर्ग में है, यदि ये प्रश्न आता है तो भी अपने को ध्यान रखना है कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ में झालिया रानी का जो मालिया है वो महाराणा कुंभा ने बनवाया था, इनकी प्रिय रानियों में से एक थी। कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ है, कटारगढ़ के पास में ऊपर एक बादल महल है और बादल महल प्रसिद्ध है महाराणा प्रताप के जन्म के लिए, ये भी अपने को ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म होता है, इसके अलावा कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है, इसके अलावा कुंभलगढ़ में उदय सिंह का लालन पालन होता है और कुंभलगढ़ में महाराणा कुंभा की मृत्यु होती है, क्षत्रिय है, इसलिए कुंभलगढ़ कई सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखो इस दुर्ग को के बारे में जो सामान्य आम चीज़ें परीक्षा से संदर्भित थी वो हमने महत्वपूर्ण रूप से देख ली हैं। अब आगे चलते हैं। देखो दुर्गों के अलावा महाराणा कुंभा के जो संदर्भ में देखो दुर्ग की यदि बात करें तो यहाँ पर हम प्रसिद्ध दुर्ग देख चुके हैं। एक दुर्ग का नाम हो गया, फिर से देख लेते हैं, अचलगढ़। एक दुर्ग का नाम हो गया बसंतगढ़, एक दुर्ग का नाम हो गया भोमट, एक दुर्ग का नाम हो गया बेराट, एक दुर्ग का नाम हो गया चित्तौड़। हालांकि चित्तौड़ का निर्माता ये नहीं है, चित्तौड़ का तो क्या है आधुनिक निर्माता है। और एक और महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण दुर्ग हो गया कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ये तो महाराणा कुंभा से संदर्भित प्रमुख दुर्ग हो गए। अब यदि हम आगे देखें कुंभा द्वारा निर्मित मंदिरों को देखें, इन पर थोड़ी सी एक नज़र डालें तो यहाँ पर अपने को कुछ प्रमुख मंदिर मिलेंगे। एक मंदिर मिलेगा आपको, इसका नाम मिलेगा आपको श्रृंगार चंवरी का मंदिर। एक मंदिर यदि दूसरा देखें तो वो आपको मिलेगा मीरा मंदिर। अब मीरा मंदिर एकलिंग जी में भी है और चित्तौड़गढ़ किले में भी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि अपन एक और मंदिर देखें, उस मंदिर का नाम है कुंभा स्वामी का मंदिर। कुंभा स्वामी मंदिर ये चित्तौड़गढ़ किले में मिलेगा आपको, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। चौथा यदि महत्वपूर्ण मंदिर देखें तो उस मंदिर का नाम मिलेगा आपको चौमुखा मंदिर। चौमुखा जैन मंदिर है, जैन मंदिर। और ये चौमुखा जो जैन मंदिर है इसका संबंध है रणकपुर से, और रणकपुर है कहाँ पर, पाली में पड़ता है। इसके अलावा देखो महत्वपूर्ण बात यह है कि चौमुखा जैन मंदिर का संबंध महाराणा कुंभा से किस तरह से। महाराणा कुंभा ने चौमुखा जैन मंदिर बनवाया नहीं था, चौमुखा जैन मंदिर के लिए उन्होंने जमीन दी थी। चौमुखा जैन मंदिर का जो प्रमुख निर्माण करता है वो है धरणक शाह है, धरणक शाह है, ये अपने को ध्यान रखना। महाराणा का एक मंत्री है था ये, और धरणक शाह ने इसके लिए रुपया पैसा लगाया और धरणक शाह के इस सपने को पूरा करने में, इसका डिज़ाइन करने में, इसका जो शिल्पी था इस मंदिर का, वो शिल्पी आपको मिलेगा देपाक। देपाक है, ये भी नाम महत्वपूर्ण है। तो चौमुखा जैन मंदिर जिसके निर्माता धरणक शाह, शिल्पी है देपाक, जगह है रणकपुर पाली में, और किसके काल में बना था, महाराणा कुंभा के काल में। ये मंदिरों से संदर्भित महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात अपन ने देखी थी कि महाराणा कुंभा के जो आराध्य हैं, वैसे तो एकलिंग जी तो है ही हैं, एकलिंग जी के अलावा यदि इनकी विशेष रूप से यदि श्रद्धा रही है तो वो कौन है, भगवान विष्णु हैं। और विष्णु को लेकर के उन्होंने कई सारे मंदिर भी बनवाए। इसके अलावा देखो मेवाड़ के शासकों के, मेवाड़ शासकों का यदि अपन को पूछ ले, वंशजों का संप्रदाय यदि पूछ ले कि प्रमुख रूप से संप्रदाय क्या रहा, तो अपने को ध्यान बताना है पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय, इस पाशुपत संप्रदाय के लिए एक शब्द और होता है, वो मिलेगा आपको लकुलीस संप्रदाय। लकुलीस संप्रदाय, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो मेवाड़ के शासकों का संप्रदाय जो पाशुपत है, शिव से संदर्भित है। लेकिन विशेष बात यह है कि महाराणा कुंभा जो है वो भगवान शिव को तो खैर मानते ही थे, एकलिंग जी को भी मानते थे, लेकिन उनका विशेष जो आराधना या झुकाव जो था वो विष्णु के प्रति अधिक था। और उन्होंने उनके कई सारे मंदिर भी बनवाए हैं, और इसका उल्लेख या इसके प्रमाण हमें उनके द्वारा निर्मित कई सारे मंदिरों में मिलता है। तो महाराणा कुंभा से रिलेटेड स्थापत्य कला में यही सारी जो चीज़ें हैं वो मंदिर और किलों के अलावा और भी जो महत्वपूर्ण है वो हैं
एक इनका स्तंभ है विजय स्तंभ, उस स्तंभ के बारे में हम थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। विजय स्तंभ जो है महाराणा कुंभा का महत्वपूर्ण एक स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ की यदि हम बात करें तो विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो लगभग 1440 ईस्वी में होना प्रारंभ हुआ और 1448 ईस्वी तक हुआ था। जिस युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत इसका निर्माण हुआ, उस युद्ध का नाम हम पहले जान चुके हैं, सारंगपुर का युद्ध है। और ये जो सारंगपुर का युद्ध है वो 1437 में ही हो गया था और इसमें जिस शासक हो रहा है वो महमूद खिलजी था मालवा का। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस विजय स्तंभ के बारे में कई सारी जो चीज़ें हैं वो हमें सारी चीज़ें मिलती है। विजय स्तंभ इस तरह का एक आकृति नुमा बना हुआ है। इस विजय स्तंभ में कुल मिलाकर के 9 मंजिलें हैं, 9 मंजिलें, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 9 मंजिलों के अलावा इसमें जो है इसकी जो मोटाई है वो बीच से कम है, ऊपर से थोड़ी चौड़ी है, नीचे से फिर ज़्यादा है। ऊपर से नीचे तक इसकी जो लंबाई है वो लगभग 122 या कुछ जगह आपको 120 मिलेगी। नीचे 24 फीट या 30 फीट इसकी चौड़ाई मिलेगी आपको कुछ गाइडों के अनुसार। इसके अलावा इसके प्रमुख नामों को यदि देखें तो कुछ नाम अपने को मिल सकते हैं। जैसे इसका एक नाम मिल सकता है विष्णु ध्वज, विष्णु ध्वज या स्तंभ भी मिल सकता है। इसके अलावा इसका नाम मिल सकता है विजय स्तंभ, तो है ही है। विजय स्तंभ के अलावा भी इसका एक और नाम मिलता है, विष्णु ध्वज हो गया, विजय स्तंभ हो गया। इसके अलावा इसका जो प्रसिद्ध और नाम मिलता है वो है कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ये भी अपने को ध्यान रखना है। लेकिन ये ध्यान देना, कीर्ति स्तंभ एक और हैं और वो कीर्ति स्तंभ है जैन कीर्ति स्तंभ, और ये भी कहाँ पर है, चित्तौड़ में ही है जैन कीर्ति स्तंभ। लेकिन इसकी जो मंजिल है वो कितनी मंजिल है, 7 मंजिल है। इसके जो निर्माता हैं वो हैं वेल्लोक, ये भी अपने को ध्यान रखना है। वेल्लोक नाम के मंत्री, जैन मंत्री ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा विष्णु स्तंभ या विजय स्तंभ को के संदर्भ में कहते हैं कि इसके चारों तरफ महाराणा कुंभा ने कई सारी मूर्तियां बनवाई थी हिंदू धर्म की, और मूर्तियां बनाने के कारण इसे भारतीय हिंदू मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। हिंदू मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, अजायब घर। इसके अलावा इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहते हैं। भारतीय मूर्ति, ये बात एक ही है, मूर्ति कला का विश्वकोश भी इसी को कहा जाता है, विश्वकोश। इसके अलावा इसके संदर्भ में देखो और क्या बातें मिलती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात, इम्पोर्टेंट बात ये मिलती है कि इसके ऊपर भारत सरकार ने वर्ष 1949 में यानी 49 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मिलती है। डाक टिकट जारी किया तो डाक टिकट तो सरकार जारी करती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा जिस इमारत पर पहली बार, यानी राजस्थान की जिस इमारत पर पहली बार डाक टिकट जारी किया वो इमारत ये हमारी विजय स्तंभ है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो इसकी जो 9 मंजिलें हैं, उन 9 मंजिलों में जो तीसरे नंबर की मंजिल है, उस तीसरे नंबर की मंजिल पर आपको 9 बार अल्लाह लिखा हुआ मिलेगा। और उस अल्लाह जो लिखा हुआ किस भाषा में लिखा हुआ है, अरबी भाषा में लिखा हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा देखो कई सारे इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि इसके निर्माण में लगभग 90 लाख रुपए खर्च हुए थे, पर ये कोई इम्पोर्टेंट वाली बात नहीं, ऐसे प्रश्न बनते नहीं हैं। इसके अलावा जो बनने वाला प्रश्न वो ही है, इसकी जो 9वीं मंजिल है, इस 9वीं मंजिल पर एक बार बिजली गिर गई थी। बिजली गिरने के कारण ये टूट गया और इसे टूटने के बाद में इसका पुनर्निर्माण हुआ। तो ये जो पुनर्निर्माण का जो काम है, वो पुनर्निर्माण का काम एक महाराणा है, महाराणा सज्जन स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, इन स्वरूप सिंह के द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था। और तब यदि बात करें तो 1857 देश में एक तरफ क्रांति चल रही थी और दूसरी तरफ महाराणा स्वरूप सिंह जो इसका निर्माण करवा रहे थे। इसके अलावा देखो और क्या चीज़ें इसके संदर्भ में हैं। 9 बार अल्लाह हो गया, भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किया। इसके संदर्भ में एक चीज़ और आपको को ध्यान रखनी है, इस विजय स्तंभ के ऊपर यहाँ पर एक पत्थर लगा हुआ है, उस पत्थर पर एक संस्कृत भाषा में लेख लिखे हुए हैं, यानी कई सारी बातें लिखी हुई है। ये जो लेख लिखा हुआ है, इस लेख का नाम मिलता है विजय स्तंभ प्रशस्ति। विजय स्तंभ प्रशस्ति इसका नाम मिलता है। प्रशस्ति का मतलब
किसी का इतिहास या किसी की वंश के बारे में जो बातें लिखी जाती है वो प्रशस्ति कहलाती है। प्रशस्ति पत्थर पे लिखी होती है, इसलिए उसका नाम प्रशस्ति होता है। विजय स्तंभ प्रशस्ति के बारे में और महत्वपूर्ण बात क्या है, वो ये मिलेगी कि विजय स्तंभ जो प्रशस्ति है उसके जो लेखक है वो लेखक का नाम मिलेगा अपने को अत्रि। कवि है एक ये अत्रि, और अत्रि ने लिखते लिखते इनकी मृत्यु को इतनी पूरा नहीं कर पाए, तो इनके जो एक पुत्र थे उन पुत्र का नाम मिलता महेश। तो अत्रि पुत्र महेश ने विजय स्तंभ प्रशस्ति का लेखन कार्य किया। और दूसरी बात, इसकी जो भाषा है वो भाषा कौन सी है, संस्कृत। और इस विजय स्तंभ प्रशस्ति में जिन शासकों का जो इतिहास मिलता है वो मेवाड़ राजवंशों का इतिहास मिलता है। ये कई सारी बातें अपने को विजय स्तंभ के बारे में ध्यान रखनी है। तो विजय स्तंभ के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज सारी चीज़ें हो गई। युद्ध जिसके संदर्भ में लड़ा गया, सारंगपुर का युद्ध हो गया, इसका एक नाम विष्णु ध्वज भी मिलता है, विजय स्तंभ भी मिलता है, कीर्ति स्तंभ भी मिलता है। बहुत सारी मूर्तियां होने के कारण इसे मूर्तियों का अजायब घर कहा गया है। और भारतीय मूर्तियां भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के कारण मूर्तियों का विश्व कोश कहा गया। भारत सरकार के द्वारा पहली बार राजस्थान की किसी इमारत पर या स्मारक पर यदि कोई डाक टिकट जारी किया गया तो वो जो इमारत है वो विजय स्तंभ है। ये 1949 की घटना है। इसके अलावा इसकी जो थर्ड मंजिल है उस थर्ड मंजिल पर 9 बार एक शब्द लिखा हुआ है, जो क्या लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा। और भाषा कौन सी, अरबी। 90 लाख रुपए खर्चा है। एक 24 फीट या 30 फीट इसकी चौड़ाई है, 120 फीट या कुछ गाइडों में 122 भी मिलेगी इसकी ऊंचाई है। ऐसे प्रश्न आने वाले नहीं है, आएगा तो ऑप्शन में 120 ही आएगा या 122 ही आएगा, ऐसा कंफ्यूज करने वाला नहीं है। और महत्वपूर्ण बात, 1857 पर इसकी 9वीं मंजिल पर बिजली गिरी। बिजली गिरने से जो नुकसान हुआ उसका पुनर्निर्माण करवाया। उन महाराजाओं का नाम स्वरूप सिंह मिलेगा और घटना है 1857 की। इसके अलावा इस पर एक पत्थर लगा और पत्थर पर संस्कृत में कई सारे राजाओं का इतिहास लिखा हुआ और उसको लिखने वाले हैं कवि अत्रि, और उनकी मौत हो जाने के बाद में महेश ने इसको पूरा किया। इस तरह से विजय स्तंभ प्रशस्ति के बारे में मिलता है। तो विजय स्तंभ जो है महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। और ये विजय स्तंभ के बारे में एक चीज़ और छूट गई थी, जो हमारा विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ का जो शिल्पी है, ये शिल्पी कौन है, एक का नाम मिलेगा अपने को जैता, एक का नाम मिलेगा पूंजा, एक का नाम मिलेगा नापा। तो जैता, नापा और पूंजा ये 3 महत्वपूर्ण शिल्पी भी इस विजय स्तंभ प्रशस्ति के संदर्भ में मिलते हैं। विजय स्तंभ के अलावा महाराणा कुंभा ने कई सारे किले बनवाए, मंदिर बनाए, विजय स्तंभ प्रशस्ति बनाए। इस तरह से जो है महाराणा कुंभा का जो काल है उस काल में कई सारी चीज़ों का निर्माण और वो आज भी जो है राजस्थान के इतिहास को ओतप्रोत करती है, संस्कृति को गौरवान्वित महसूस करवाने वाली कई सारी चीज़ें हैं। तो स्थापत्य कला के लिहाज से भी जो है मेवाड़ रियासत का जो काल है महाराणा कुंभा का वो स्वर्णिम काल है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य का पितामह कहते हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला का पिता, स्थापत्य कला का पिता कौन है या पितामह कौन है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। वो मिलेगा अपने को कुंभा। इस प्रश्न का जवाब कुंभा ही आएगा, ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि स्थापत्य कला का पूर्ण रूप से जो विकास होता है वो इन्हीं के संदर्भ में होता है। तो इस टॉपिक को अपन थोड़ा आज यहीं ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा जो साहित्य बचा हुआ उसको अगले वाले टॉपिक में लेकर के नेक्स्ट शासक संज्ञा के तरफ रुख करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।